मार्क्स के पीछे बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे लेकिन किसी ने मुझे मार्क्स कभी नहीं पूछे। कि बच्चे को किस तरह से तैयार किया जाए, कैसी उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया जाए। पहाड़ों में आपने कभी पत्थरों से खेला होगा, कभी आप पेड़ों पे भी चढ़े होंगे, क्या गेम्स खेलते थे आप बचपन में? आई थिंक जो बड़े गोल्स होते हैं उसमें ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हल चलाया है आपने कभी अपनी इस ज़मीन में? ये काम आपको बहुत बड़ा लर्निंग देता है। आप उतने ही ज़मीन से जुड़े रहते हैं और अपने हाथ से कुछ करते हैं, कुछ हार्ड वर्क, तो उसका वो अलग ही है। अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छे खा लेना यही सब चीज़ नहीं है, तो अपने आप पे वर्क करना, अपने आप को अच्छा बनाना। आदाब, मुझे सैयद न्यासिया कहते हैं। आप जानते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा कि हौसले बुलंद हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज मेरे साथ इस वक्त एक यूपीएससी का हाल ही में इम्तहान पास करके बैठी एक शख्सियत हैं जिनका नाम मोहम्मद शबीर है और वो दूर दराज इलाका बच्चांवाली से ताल्लुक़ रखते हैं। आज आपसे इनकी मुलाकात करवाएंगे और यूपीएससी का ये इम्तहान कितना मुश्किल है और कितना आसान है, इस पर हम बात करेंगे। तो शबीर साहब, सबसे पहले हमारे JKL लाइव टॉक शो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया जी। शुक्रिया आपका बहुत जी सर। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को आप ये बताइएगा कि थोड़ा अगर अपना इंट्रोडक्शन करवाइए, आपका नाम, आपके वालिद साहब और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद शबीर चौधरी है जी। मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम मोहम्मद है। मेरा ताल्लुक़ एक गांव से है, बच्चनवाली, जो ब्लॉक सुरनकोट में पड़ता है। मेरी जो बुनियादी तालीम जो हुई वो मेरे गांव से हुई। बाद में मैं पुंछ के शहर में चला गया था और वहीं से मेरा स्कूलिंग हुआ और 2013 में मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चला गया था और वहाँ से वहीं पे मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आज मैं अपने जो एक लक्ष्य था मेरा, वहाँ पे मैं पहुँचे। तो सर मुझे हम जो है आपसे कुछ बेसिक चीज़ें जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारी यूथ के लिए एक आइकन भी हैं। और सबसे पहले तो हमें ये यूपीएससी है क्या, थोड़ा इसका इंट्रोड्यूस करवाइए कि यूपीएससी क्या है, ये किस टाइप का एग्ज़ाम है, कहाँ पे होता है, किस तरह से हमारे बच्चे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यूपीएससी जो एक गवर्नमेंट की संस्था है, उसमें वो बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जैसे सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, CDS सेंट्रल डिफेंस सर्विस, CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, EPFO, बहुत सारे एग्ज़ाम ये कंडक्ट करती है बॉडी। और ये बॉडी जो है अपने ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और ऑब्जेक्टिविटी के लिए जानी जाती है। अक्सर जो हमारे 10th में 12th में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं कि उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपका एम क्या है, तो अक्सर बच्चे हमें कहते हैं मुझे IAS बनना है। तो एक 12th क्लास में जब एक बच्चा है या 10th क्लास में बच्चा है, तो उसको अपने रवैये, अपने बिहेवियर में किस तरह की चेंजिंग या क्या कुछ तब्दीलियां लानी होंगी, तब जा कर के वो इस बारे में सोच सकता है। एग्जैक्टली क्योंकि यूपीएससी जो एक कम्प्लीटली मोल्डेड पर्सन चाहिए उसमें, क्योंकि हमारा कैरेक्टर, हमारा पर्सनैलिटी, हमारी वैल्यू सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए। तो इसलिए मैं जितने भी एस्पायरेंट्स हैं या स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी, मैं उनसे यही कहूँगा कि अभी क्योंकि उनके पास टाइम है, तो वो अभी से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दें इस पे, क्योंकि ये एक मैराथन है यूपीएससी। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक साल में बैठ के आप निकाल दोगे। इट विल टेक टाइम, सो यू स्टार्ट अर्ली, यू विल अचीव इट। अच्छा, जब हम जैसे हमारी एक स्कूलिंग है, मतलब एक सिस्टम चल रहा है, आप जो 5-7 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्कूल में 10th तक या 12th तक, उन सब्जेक्ट्स पर भी टाइम देना है, स्कूल का होमवर्क भी है या फिर ट्यूशन वर्क भी है, तो क्या ये सब चीज़ें काफ़ी हैं आपको एक IAS बनने के लिए, या कुछ अलग से जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी? मुझे लगता है एक वक्त तक ये चीज़ें बहुत हैं, लेकिन बाद में खुद इंसान के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं बच्चों को यही कहूँगा कि मार्क्स के पीछे बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे लेकिन किसी ने मुझे मार्क्स कभी नहीं पूछे। जो अभी हर जगह जो है एग्ज़ाम जो है वो
आपको टेस्ट किया जाता है इस बेसिस पे कि आप हाउ मच थिंग यू नो, हाउ much clarity you have in your thought. So it doesn't matter how much mark you are gaining, and just by spoon feeding in private institution, if you are getting some marks, they are of no avail to you. So इसलिए मैं कहूँगा कि अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं, NCERTs पढ़ रहे हैं या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, जो उसका क्लैरिटी होती है थॉट का, वो होना चाहिए, ना कि एक सिर्फ रोट लर्निंग। वो नहीं करना है, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। तो यूपीएससी में आपको जो काम आएगा वो आपको सब्जेक्ट की जो बेसिक नॉलेज है उसकी क्लैरिटी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई इससे। हमारे बहुत सारे वालिदैन होते हैं तो उनका एक फोकस रहता है। तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि आप नंबरात के पीछे मत भागिए, आप जो है उस सब्जेक्ट को समझिए, उससे परखिए कि उसके अंदर क्या है। जी बिल्कुल। तो वो जो वालिदैन अक्सर जो मतलब अपने बच्चे को ज़्यादा नंबरात के पीछे भगाने की कोशिश करते हैं, और फिर ये भी रहता है कि आप कुछ मैगज़ीन पढ़िए या फिर आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए। तो एक तो उन वालिदैन के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका कि बच्चे को किस तरह से तैयार किया जाए, कैसी उसको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाया जाए, और दूसरा जो है मैगज़ीन और हमारे ये जो न्यूज़पेपर्स हैं कितना अफेक्टेड रहते हैं इस फील्ड में। यूपीएससी जो एक प्रिपरेशन है ये बिल्कुल ही अलग है। इसको अगर हम देखें कि सिर्फ फेसबुक से जो नॉलेज हम जो फेक और सारा स्टफ हम जो अपने दिमाग में भरते हैं, उससे आपकी जो थॉट प्रोसेस है और बेकार हो जाएगी। यूपीएससी में आपको एक काफ़ी ऑब्जेक्टिव और काफ़ी रियल इंफॉर्मेशन चाहिए। जी। तो आजकल जितने भी यूथ हैं वो सोशल मीडिया से अपनी ज़्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग जो भी सर्कुलेट होती हैं सोशल मीडिया पे, वो उनका कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। इसलिए आई विल से कि जो भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, वो ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल होते हैं, प्लीज़ उनको पढ़िए आप। जो भी ये इधर की इंफॉर्मेशन है, इसको अगर आपके पास सामने है भी तो भी नहीं पढ़ना उसे, क्योंकि अगर आपके थॉट प्रोसेस जो है वो अगर दैट इज़ फ्लड, देन यूपीएससी में आप जाके वही लिख के आएंगे, इंटरव्यू में वही बोलेंगे, एंड अगर वो नहीं है सब्जेक्ट की जो आपके एक रिक्वायरमेंट है वो अगर नहीं फुलफिल करेगा तो यू विल बी फाइंड आउट, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब गलत चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके नताइज भी जो हैं वो गलत ही रहेंगे। तो अब सर थोड़ा हम आपकी जो है वो ज़िंदगी के मुतल्लिक जानते हैं, बचपन कैसा गुजरा आपका, क्योंकि इन पहाड़ों में आपने कभी पत्थरों से खेला होगा, कभी आप पेड़ों पे भी चढ़े होंगे, क्या गेम्स खेलते थे आप बचपन में, और इस इलाके में कैसा बचपन गुजारा आपने? क्योंकि हर जगह की एक अलग नोयत होती है। मेरा जैसे मैं गांव में था तो गांव में भी बहुत सारी लाइफ जो है एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, हार्डशिप आपकी पर्सनैलिटी में आ जाता है। आप पेरेंट्स और अपनी सोसाइटी के क्लोज रहते हैं तो आपके सोशलाइजेशन एंड वैल्यू सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। आई थिंक जो बड़े गोल्स होते हैं उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि इफ़ यू आर हार्ड, इफ़ यू कैन फेस हार्डशिप चैलेंजेस एंड दैट्स द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस खेलते क्या थे आप बचपन में? मैं क्रिकेट खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, लेकिन जब मैं दिल्ली मूव किया हूँ तो मैं वहाँ पे जो मुझे मौका मिला वो कोई भी गेम हो तो मैं उसे जितने भी मेरे पास आधा घंटा है या 15 मिनट 20, तो उसमें मैं जितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से खेलता हूँ। आपकी में हमने देखा, आपके वालिद साहब से भी बात हुई, तो यहाँ पर आपकी जो है वालिद साहब एक काश्तकार हैं, ज़मीन से जुड़े हैं। जी। तो हल चलाया है आपने कभी अपनी इस ज़मीन में? हाँ, मैं कोशिश तो करता था कि हल चलाऊँ, लेकिन मैं उसमें बहुत अच्छा नहीं था। मेरा छोटा कज़न है, वो भी ही परस्यूइंग PhD इन मैथमेटिक्स, ही वाज क्वाइट गुड इन दैट। तो मैं लेकिन करता था मैं काम, एंड इवन स्टिल नाउ भी आई हैव बिकम एन IAS ऑफिसर व्हेनेवर आई विल गेट टाइम। मैं काम करना चाहता हूँ क्योंकि ये काम आपको बहुत बड़ा लर्निंग देता है। आप उतने ही ज़मीन से जुड़े रहते हैं और अपने हाथ से कुछ करते हैं, कुछ हार्ड वर्क, तो उसका वो अलग ही है, अच्छा लगता है वो। तो आपने फील किया है इन चीज़ों को जब आप जाते होंगे खेत में, तो इस धूप में और घास काटना और ये सब चीज़ें, तो वालिद साहब
क्या देखते हैं आप, कितना खून पसीना उन्होंने आपके लिए जलाया? हाँ, ये चीज़ जो लास्ट टाइम तक जब यानी यूपीएससी में बहुत बार ब्रेकडाउन होता है इंसान का, और कभी बहुत बार लगता है ऐसा कि ये हमसे ना हो पाएगा, लेकिन जो एक चीज़ है कि व्हेन वी लुक बैक और देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने कितना बड़ा स्ट्रगल किया है और कितना बड़ा ड्रीम था उनका, तो तब फिर हमारे पास कोई रीज़न होता नहीं टू लुक बैक, तो फिर हम उतने ही शिद्दत के साथ उसे आगे परस्यू करते हैं। तो वही थिंग जो है, वही चीज़ जो है आगे आई थिंक बहुत रोल प्ले किया, जैसे परसिस्टेंस, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये अपने लाइफ का पार्ट था ही। मुझे पता था कि अगर आपके इतना बड़ा गोल आपने सेट किया है और आप उस पर डिलीवर नहीं करेंगे तो आप नहीं अचीव कर पाएंगे। तो मैंने अपने पे कॉन्फिडेंट रहा, मैं बिलीफ रहा मुझे अपने आप पे, इसीलिए मैंने केएस का मेंस तक छोड़ दिया था। अच्छा। मुझे पता था कि हाँ, मैंने एक गोल चूज़ किया है और उस पर मैंने पूरी तरह हार्ड वर्क किया है, आई विल गेट इट। कितना सपोर्ट कितना मिला? फैमिली में अक्सर बहुत सारे मैटर्स भी रहते हैं, कभी फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, चूँकि पूरी फैमिली में कोई जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो किस तरह का सपोर्ट किस तरह का रहा? पहले मेरी मदर थी, 2015 उनका इंतकाल हो गया था। फादर, हमारे वालिद साहब, वो भी हमेशा कोशिश में लगे रहते थे कि कहाँ से इनका खर्चा पूरा किया जाए। तो घर से मुझे खर्चा मिल ही जाता था जितना भी मुझे ज़रूरत होता था, क्योंकि मैं उतना ही लेता था घर से जिससे मेरा काम अच्छे से चल जाए, मेरी किताब, मटेरियल और मेरा रहने सहने का अच्छा स्टैंडर्ड उतना हो जाए। और फजूल खर्ची जैसे ड्रग्स, नशा, सिगरेट, बीड़ी, ये इससे मैं काफ़ी दूर रहा, और अल्लाह का शुक्र है मुझे इस चीज़ पे लगता है कि मैंने ये बहुत अच्छा किया कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ अपने पास से। अच्छा, अब जब सोसाइटी में बंदा निकलता है, आप दिल्ली जैसे बड़ी मेट्रो सिटी में आपने जो है वो कोचिंग की, आपके साथ जो है वो हाई स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी बैठते होंगे, आपके क्लासमेट्स रहे होंगे, तो वो जो मतलब दिन में 1000, 500, 2000, 5000 उड़ा देते हैं, तो तब क्या फील होता है? वो मुझे ये पता होता है कि इनके पास है तो ये लगा रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दैट डोंट ऐड टू योर लाइफ, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब अलग ही है। अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छे खा लेना, यही सब चीज़ नहीं है। तो अपने आप पे वर्क करना, अपने आप को अच्छा बनाना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट। और मेरे साथ हाई कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, उनके बच्चे थे, बहुत वेल क्वालिफाइड फैमिली और वेल रिप्यूटेड फैमिली से भी बच्चे आते रहे, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं किसी से कम हूँ। आई नेवर हैड थॉट अबाउट इट। उसमें मुझे लगता है आपके वालिद साहब का बड़ा, हाँ, क्योंकि मुझे ये यकीन था कि दीज आर वेरी माइनर थिंग, और मैं जिन चीज़ों में हूँ, मैं स्टडी में आई एम एक्सीलेंट इन दैट, और इन इवन एनी डिबेट और डिस्कशन आई कैन कम्पीट वेल विद देम। कोई रीज़न नहीं था। ये चीज़ें जब हूँ तो इन पे आप अपने आप को नापो, ना कि दूसरे क्या खा रहे हैं, कहाँ किससे बात कर रहे हैं, तो दैट एड नथिंग टू योर लाइफ। तो बहुत बड़ी बात है, इंस्पिरेशन वाली बात है। जितने भी हमारे व्यूवर्स है, यंग जनरेशन हमें देख रही है, आप कपड़ों से किसी को जज ना करें, और अगर आपको किसी को जज करना है तो शख्सियत को जज करें। शबीर साहब ने ना किसी के कपड़ों को देखा, ना किसी के पैसे को देखा, और ना किसी की ऐशो अशरत को देखा, बल्कि उन्होंने अपने आप को बनाया, अपने आप को संवारा, और आज आपके सामने एज ए IAS ऑफिसर आने वाले जो हैं वो इंशाल्लाह हमारे साथ बैठे हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा शबीर साहब, अब जो है ना, जैसे अक्सर रहता है लोगों का कि भाई अब फ़लाँ का बच्चा ऑफिसर बन गया है, या उसने वो एक IAS बन गया है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक मुबारकबादियों का सिलसिला भी रहता है, फिर बीच में कुछ जो है दूसरे सिलसिले भी रहते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन से। तो कैसा फील हुआ आपको अब जब आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोगों से मुझे रिस्पेक्ट मिला, और लोगों ने एक जो उम्मीद, होप की किरण जागी है, दैट्स क्वाइट इंस्पायरिंग और ओवरवेलमिंग। क्योंकि मुझे ये आई ऑलवेज फील प्राउड एंड ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि मुझे चुना के आई हैड बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू पीपल। आई नाउ अ लॉट ऑफ यूथ, दे विल बी इंस्पायर्ड, एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि आने वाले वक्त में हमारे यहीं से इधर उधर गांव से बहुत बड़े ऑफिसर निकलेंगे। वो आर्मी CDS क्वालिफाई करेंगे, CAPF करेंगे,
वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाएंगे, सिविल सर्विसेज में जाएंगे। तो मुझे एक बहुत एक पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन दैट के चीज़ें बदल जाएंगी। आपके वालिद साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मतलब जो है चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे बेटे की जगह पे पहुँचें। तो उनके लिए आप क्या मैसेज करेंगे जो बच्चे इस वक्त हमारे बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ भी रहे हैं या कुछ तैयारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपका उनके लिए? उनके लिए 2-3 मैसेज रहेंगे मेरे, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। देखा है मैंने लोगों को कि कितने बड़े हाई पोटेंशियल होता है उनका, लेकिन लास्ट में उनसे होता कुछ नहीं है। जी। और रीज़न भी वही होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें, आई विल नॉट नेम एनीथिंग, वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में दिल्ली में जो आम है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेकंड चीज़, उनके पास एक गोल क्लियरिटी नहीं होती। वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आता है तो वो जाके देते हैं और उसके लिए 2 महीने तैयारी करते हैं। फिर कोई और एग्ज़ाम आता है उसके लिए जाते हैं। स्टेट किसी का एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, वहाँ जाके देते हैं एग्ज़ाम। फिर जाके यूपीएससी का भी देते हैं एग्ज़ाम। तो एक कहीं ना कहीं जो वन टाइम वन गोल जो है, दैट्स माई मंत्रा, कि उसको आपको प्राइम और प्रायोरिटी देना है। अगर आप यूपीएससी सोच रहे हैं करने का और आपके इतने स्कैटर्ड और फ्रेगमेंटेड एफर्ट हैं, तो यू विल नेवर बी एबल टू रीच टू दैट पॉइंट, बिकॉज दिस इज द कंपटीशन। इवन 1% मिस्टेक दैट इज द किलर थिंग इन दैट। सो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपना अगर यूपीएससी ही करना चाहते हो आप, तो आप पूरा टाइम, इवन आपको फेलियर आए या कुछ भी हो आपके साथ, यू डोंट हैव टू स्टॉप। इवन इफ देयर आर 365 days in 1 year, so you have to do work 360 days. अगर इसमें आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो तो देयर इज़ अ बिग मिस्टेक, और आई डोंट नो कि वो आपको कहाँ ले जाएगी। कितना पढ़ते थे सर आप? दिन में, रात में कितना पढ़ाई करते थे? मैं एवरेज 10 आवर्स तो पढ़ता था मैं, 8-10 आवर्स। ठीक है। लेकिन जब मेंस का टाइम था तो मुझे पता था कि अभी जो है हर टाइम इवन 10 मिनट दे आर वेरी प्राइसलेस। और उस टाइम मैंने जितना मेरे से हो सकता था कि उस टाइम में मैंने सिर्फ खेलने का टाइम रखा था, आधा घंटा, क्योंकि ताकि मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे और फिजिकल हेल्थ। और टाइम जितना भी मेरा बचता था मैं वो स्टडीज़ पे ही देता था। मैं उसमें टेस्ट सीरीज़ जो है वो राइटिंग करता था, न्यूज़पेपर रीडिंग करता था, अपने कोलिग्स के साथ कुछ डिस्कशन करता था, लेकिन इन्वॉल्व रहता था उसमें। तो आई थिंक 12 to 14 आवर्स स्टडी रहती थी मेंस के टाइम में। 12 से 14 घंटे जो है वो आप पढ़ते थे। तो बीच में एक बात आई कि जैसे अक्सर जो है ना गूगल को आजकल बच्चे जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो कितना ये है यूज़फुल रहता है? क्योंकि सोशल मीडिया और जितने भी ये ऐप्स हैं, जैसे ये सर्च इंजन है गूगल, तो इसका जो इस्तेमाल है वो अगर हम पॉजिटिवली यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं तो अगर हमें नहीं आ रहा, वो क्लैरिफिकेशन नहीं एक आ रही उसमें क्या क्या है ये चीज़ें, तो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब ये हेल्पफुल तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। और जैसे यूट्यूब से आप बहुत सारे अच्छे जो ट्यूटर्स हैं वहाँ से लेक्चर आप देख सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एवरी नाउ एंड देन आप उसको उठा के देख रहे हैं कि कौन मैसेज कर रहा है, कहाँ है, तो वो उस चीज़, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना कोई ऐसा स्टैंडर्ड मटेरियल है नहीं है। सभी लोग, क्योंकि ये हर एक जो है इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर बन गया है ये, तो एवरीबॉडी नाउ के हर एक के पास उतना वो कैलिबर नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है कि वो सब्जेक्ट पे लिखे कुछ। तो आप डिस्ट्रैक्शन यहाँ से आ जाता है कि आपको चीज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यूपीएससी में बहुत हार्मफुल हो सकती है। तो इसलिए आप अपने सोर्सेज जो है वो स्टैंडर्ड ही रहने चाहिए, काफ़ी बैलेंस्ड रहने चाहिए। आपका कोई आइडियोलॉजिकल या किसी भी चीज़ से आप इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। यू बी शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव और वेरी मैच्योर इन दैट। बीच में एक ज़िंदगी ने टर्न भी लिया था, आप जो है वो बेल्ट फोर्स में सिलेक्ट हुए थे, वो कहानी भी शेयर कर दीजिए, क्या था और किस तरह से आप वहाँ तक पहुँचे थे? CAPF जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती है, उसमें मुझे एज असिस्टेंट कमांडेंट मुझे सेलेक्ट किया गया था जी। तो लेकिन ये मैंने सारा अभी मैं डिले कर रहा था कि मुझे पता था कि मेरा अभी सिविल सर्विसेज का जो है वो रिज़ल्ट आने वाला है, और
आई वॉज होपफुल कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि उसको डिले रखा था, जॉइनिंग वगैरह अभी देना था, मुझे टाइम लगता मुझे। तो अभी है मेरा ये रिज़ल्ट आ गया, तो इसमें मुझे अच्छा रैंक मिल गया, तो मुझे आई विल गेट IAS। तो मेरे पास एक और बैकअप था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, वो भी ऑल इंडिया सर्विस है, तो उसके लिए मुझे एफर्ट लगाने पड़े थे। तो उसमें भी मेरा इंटरव्यू है 21 अभी नेक्स्ट, तो वो भी एक ऑप्शन अभी मेरे पास ओपन है। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है EPFO में, ये भी UPSC ने एग्ज़ाम करवाया था, उसका भी मुझे आज आया है मैसेज कि यू हैव टू अपीयर, इस समन आया, वो भी शायद 5 जुलाई को है। तो मेरे पास ऑप्शन थे, लेकिन ये ऑप्शन मुझे एकदम में नहीं मिले, देयर वाज लॉट ऑफ हार्डशिप, और उसके बाद मिले हैं। तो पेशेंस बहुत बड़ा था, उसी के बाद मुझे मिला। अगर इफ़ आई वुड हैव बीन इम्पेशेंट और मुझे एक सेटबैक लगा था, तो आई वुड हैव पैक्ड सारा सामान और मैं घर आ जाता। लेकिन मुझे पता था कि ये चीज़ें जब आपके बड़े ख्वाब हैं तो आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो इसमें मुझे क्लैरिफाई देखा कब था ये जो आज जो आपका शर्मिंदा ताबीर हुआ है, कब से आपके जहन में चल रहा था कि मुझे IAS बनना है? मैं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ पे मुझे एक एक्सपोजर मिला था कि ऑल इंडिया सर्विस जो है वो एक इतना डाइवर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आप, कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, और आप हाई पॉलिसी मेकिंग जो डिसीजन होते हैं वहाँ पे आप रह सकते हो। तो आई थॉट कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट, और प्रोवाइडेड आई विल डू हार्ड वर्क, और मैं इसको कर लूँगा। तो एक ख्वाब था। ख्वाब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने बड़े आप ड्रीम देख सकते हो, कोई आपको ये ना बताए कि आप क्या कर सकते हो। जब आप कर लेते हैं तो सभी आपके साथ हो जाते हैं कि यस यू हैव मेक इट, लेकिन पहले कोई नहीं आपको कहता कि यू विल बी एबल टू डू इट। हर एक को एक की ना की पेसिमिज्म रहता है कि पता नहीं कर पाएगा नहीं। तो आपको एक रहना चाहिए कि कोई भी दुनिया अगर 1000 पीपल आपके अगेंस्ट हों, लेकिन आपको अगर बिलीफ है, आप कॉन्फिडेंट हो आप कि आई विल रियलाइज दोज ड्रीम, तो आपको कभी अपने ड्रीम से कभी हटना नहीं है। थर्ड अटेम्प्ट में आप कामयाब हुए हैं जी। तो फर्स्ट टाइम जब थोड़ा आप रह गए, या फिर सेकंड टाइम में भी, तो क्या फीलिंग्स थी, और कितना उस वक़्त कहीं आपका जो है वो जज्बा मजरूह तो नहीं हुआ? कभी भी फेलियर आता है, उसके इम्पैक्ट तो होता है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो फेलियर ऐसे आया था कि मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था, और आई वॉज होपफुल कि मैं कर लूँगा, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर मैंने ये सोचा कि हाँ UPSC है, मेरे साथ ही कितने लाखों लाख स्टूडेंट हैं जिनका नहीं होता, तो वो फिर दोबारा से स्टार्ट बैक करते हैं। तो यहाँ पे ये टाइम नहीं है बैठने का, यू हैव टू गेट अप एंड हैव टू रीस्टार्ट। तो मैंने दोबारा से अपना हौसला, जो भी हिम्मत थी, उसको इकट्ठा किया, और मैंने दोबारा से स्टार्ट बैक किया। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है UPSC में, तो आप किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं उसे अचीव करने के लिए। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। जब थर्ड अटेम्प्ट में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने इवन आई डिड नॉट मेक व्हाट आई नाउ, कि एक इवन वन मिस्टेक भी मैंने कोई गुंजाइश नहीं रखी कि कहीं से मैं चूक जाऊँ। तो मैंने जैसे मेरा वक्त आया, तो मैंने सब चीज़ें छोड़ के हर चीज़ को, इसको टॉप प्रायोरिटी पे लिया और इसको हिट किया मैंने। पूरी इंडिया के साथ अगर मान लीजिए पूरी इंडिया के स्टूडेंट्स जो थे, उनके बीच से जो है वो एक आपको निकल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो लास्ट टाइम तक जब तक आपका रिज़ल्ट आउट होता एग्ज़ाम देने के बाद या वाइवा के बाद, लास्ट टाइम वो जो बीच वाला कुछ अरसा होता है, कितना टफ़ और कितना मुश्किल रहता है? हाँ, वो टाइम बहुत ही टफ होता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, इवन वन रैंकर जो होता है उसे भी नहीं पता कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बिकॉज UPSC इज सो अनसर्टन। बहुत सारे जीनियस लोग होते हैं जिनका काफ़ी हाई बैकग्राउंड होता है एजुकेशन का, लेकिन उनके साथ भी बहुत बड़े मुश्किलें उनके साथ भी पैदा हो जाती हैं, फेलियर्स आ जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा था, जैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और प्रीलिम की प्रिपरेशन। जब हम उसमें इन्वॉल्व रहते थे तो ये इधर उधर की बातें कि रिज़ल्ट क्या होगा, मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ें दिमाग में कम रहती थी। तो अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे, इसलिए कम सोचते थे इस चीज़ों के बारे में। लेकिन जब रिज़ल्ट बिल्कुल ही करीब आ गया, 1-2 दिन, तो उस दिन किसी से भी पढ़ाई हो नहीं रही थी। तो हम जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त लोग, तो हम बैठ के चाय पीते थे, बातें करते थे, बहुत सारी कुछ डिस्कस करते थे, और लेकिन फिर भी वो प्रेशर बना रहता था कि
क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें स्टेक पे होती हैं आपकी। आप के साथ क्या हो सकता है, आप एक इंडिया जो हाई पोजीशन है वहाँ पे पहुँच सकते हो, या फिर आपको यू हैव टू रीस्टार्ट। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आपने तीसरी बार, तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आपने फर्स्ट टाइम ही ये जो है अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इतने इस दूर दराज इलाके से आप वहाँ तक पहुँचे। तो हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अब जो है आखिर में हमारी पूरी जितनी भी हमारी जनता, आपको लाखों लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा इस दूर दराज हिंदुस्तान का सबसे लास्ट कोना पुंछ और उसका ये छोटा सा गांव, वहाँ का एक IAS क्या पैगाम देगा पूरी दुनिया को? मेरा यही मैसेज होगा कि कोई भी बच्चा, हर कोई कुछ भी कर सकता है, उसकी हमें यानी हम वो कामना नहीं कर सकते, कितना हमें यकीन भी नहीं होता कि एक बच्चा इतना कर लेगा। तो इसलिए जो भी बच्चे हैं दे आर वेरी स्पेशल। तो उनको ये मानना है कि कहीं पे भी हों, वो किसी भी पार्ट में हों इंडिया के, तो अपनी जो एक ड्रीम्स, होप्स, इन चीज़ों को हमेशा आप रखें। कोई भी चीज़ें, इवन सोसाइटी या मुश्किलात, कोई भी आपको पुश बैक नहीं कर सकती। तो अपनी ड्रीम्स, होप्स इन और कॉन्फिडेंस, इनको काफ़ी ऊपर रखिए आप, और मेहनत करते रहिए अपने एफर्ट में। बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, कंसिस्टेंट, तो इंशाल्लाह आप यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो सपना कोई भी हो, आपका ड्रीम कोई भी हो, आपका लक्ष्य कोई भी हो, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो शब्बीर जी ने हमारे साथ बातें की हैं, इन पर ज़रूर अमल करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे वो बच्चे जो अक्सर पर्सनली मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि हम किस तरह से जो है वो UPSC क्रैक कर सकते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात ले सकते हैं। तो आप सभी के लिए आज हम इस दूर दराज इलाके में चल के आए और शब्बीर जी को आपसे मिलवाया, और इसके पीछे यही मकसद है कि आप भी इनके नक्शे कदम पर चलें, और एक दिन ज़रूर आएगा कि आप भी कामयाबी की उस सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। तो सर, हमारे साथ बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। तो ये था JKL विज़न का लाइव टॉक शो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख विजन का सबसे बड़ा लाइव टॉक शो जो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। हमारे चैनल पर ख़बरों और इन्फॉर्मेशन का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। खुदा हाफिज़। बेबाक सहाफ़त की निडर आवाज़ JKL विजन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर